नमस्कार News 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों को लेकर बंटवारे को लेकर मंथन की। लगातार इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है। इस बीच खबर ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच आपस में कुछ बातचीत हुई है, जिसमें कांग्रेस से ये कहा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि वो उन वास्तविक सीटों के नाम बताए जहां पर वास्तव में कांग्रेस का जनाधार है, या फिर वहां पर वो किसी मजबूत जनाधार वाले उम्मीदवार को उतारने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव की तरफ से ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अगर बंटवारे के नाम पर सीटें गलत तरीके से बढ़ जाएंगी तो फिर एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी का यूपी में रास्ता रोकना मुश्किल हो जाएगा। खबर इस बात की भी है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 25 से 30 सीटों की डिमांड कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल को भी 10 से 12 सीटें चाहिए। ऐसे में समाजवादी पार्टी के खाते में सीटें बेहद कम हो जाएंगी। खबर इस बात की भी है, जैसा कि खुद अखिलेश यादव ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि ये जो नवरात्र अब चल रही है, शुरू हो चुकी है, इसमें कम से कम वो 12 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं, जिसमें से 6 उम्मीदवार तो उनके अपने ही परिवार के होंगे। ऐसे में इंडिया गठबंधन में आगे चल करके सीटों को लेकर कोई पेच ना फंसे, इसलिए इस तरह की कवायद शुरू की गई है। बताया यह गया है कि कांग्रेस की तरफ से इस बात के लिए थोड़ा सा वक्त मांगा गया है, क्योंकि अभी तो कार्यकारिणी का गठन भी नहीं हो पाया और उसके अलावा उम्मीदवारों के नामों के चयन की बात तो अभी दूर की कौड़ी है। ऐसे में कल कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की एक सूची जारी की, जिसके बाद देर शाम समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक सूची जारी कर दी गई। उत्तर प्रदेश की डिबेट में हम मध्य प्रदेश के इस घटनाक्रम को एक नजीर के तौर पर ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, क्योंकि 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक पे ले चलते हैं, कुछ महीनों पहले लेके चलते हैं, जहां पर इस तरीके की बात हो रही थी जब इंडिया गठबंधन की बैठकों का दौर चल रहा था, तो तमाम दूसरे सियासी दल जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे वो जेडी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, उनकी भी कुछ डिमांड थी कि वो भी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बदले में समाजवादी पार्टी को भी कुछ सीटें दूसरे राज्यों में दी जाएगी जहां पर समाजवादी पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। शुरुआती दौर में बातचीत तो बहुत अच्छी हुई, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, लेकिन धीरे धीरे जब सीट बंटवारे की बात जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे कुछ कुछ पेच फंसते नजर आ रहे हैं। तो आखिर अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में है, जो पहले ही कह चुके हैं कि वो उत्तर प्रदेश में सीटें मांगने नहीं आए हैं, वो सीटें देने के लिए आए। एक नजरिए से देखा जाए तो अखिलेश यादव की बात में कुछ दम इसलिए भी लगता है, या उनकी बात इसलिए भी वाजिब लगती है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई मजबूती से खड़ा हुआ है तो वो समाजवादी पार्टी है। अगर सहयोगी दलों की डिमांड पर समाजवादी पार्टी अपने खाते से तमाम ऐसी सीटें अपने सहयोगी दलों को दे देती है जहां पर जीतने की गुंजाइश बेहद कम है, तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का लक्ष्य लेकर इंडिया गठबंधन चल रहा है, उसमें शुरुआत से ही पलीता लग जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के लिए अच्छा ही है, उसकी जो राह में चुनौतियां हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तो क्या सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन अभी तक एक राय नहीं हो पाया? आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से ओपी सिंह साहब इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से मनोज यादव भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अनिल दुबे, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और मौर्य जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोज यादव जी, शुरुआत तो मुझे आप और कांग्रेस से ही करनी चाहिए जी। तो क्या बात हुई है, आपको जानकारी तो बेहतर होगी। कहा यह गया है कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि सिर्फ वास्तविक सीटों के नाम बताएं। तो 25-30 की जो लिस्ट लेकर के खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी उतनी सीटें देने नहीं जा रही है। वास्तविक सीटें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि वो सीटें जहां पर कांग्रेस का जनाधार हो या जहां पर प्रत्याशी बहुत मजबूत हो। बिल्कुल मानस जी, देखिए 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव लड़ने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जीतने का चुनाव है। बड़े चुनाव होंगे, बड़े प्रत्याशियों की महत्वाकांक्षाएं होंगी, हर दल की अपनी एक नंबरिंग गेम होगा,
सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षी होगी। कोई सपना देख रहा होगा प्राइम मिनिस्टर का, कोई सपना देख रहा होगा गृह मंत्रालय का, कोई सपना देख रहा होगा रेल मंत्रालय का। ये सारी बातें अब बीती हुए कल की तरह साबित हो गई। अब सिर्फ एक ही बात सामने है और वो है कि बीजेपी को 2024 में हराना है। और हराओगे कैसे? अच्छी रणनीति और सूझबूझ के साथ। एक अलग बात है कि सारे दल जिनमें आपस में तमाम खटास थी, वो सब एक तरफ से एक दूसरे से अलग रहते थे, वो सब एक मंच पे आ गए। अगर एक मंच पे आ गए तो अब उसकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि उस मंच से सही दिशा में एक डिसीजन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी की ताकत को सबके, मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की आवश्यकता है। कांग्रेस के लिए जो बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत पहले कही थी कि जिसको, जहां वो कांग्रेस को लोग नहीं कहती, वो पूरे ओवरऑल कहा था कि जिसको गठबंधन करना है वो अपनी सीटों के नाम बताए और अपने प्रत्याशियों के नाम बताए, समाजवादी पार्टी उस पर विचार करेगी। और ये बात इसलिए कही गई थी कि आप अगर चुनाव लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन में है तो उसका कोई मतलब नहीं, चाहे वो समाजवादी पार्टी ही क्यों ना हो। आपको एक बेहतर प्रत्याशी देना होगा और ऐसा प्रत्याशी जो मजबूती से चुनाव लड़ सके। बहुत सारे तो ऐसे प्रत्याशी, अरे प्रत्याशी छोड़ो, दल ऐसे हैं कि गठबंधन करने के बाद वो बीजेपी के लिए बैटिंग और फील्डिंग करने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे दल भी हैं और ऐसे प्रत्याशी भी बहुत सारे हैं। वो प्रत्याशी कमजोर नहीं होना चाहिए, वो प्रत्याशी में ताकत होनी चाहिए, उसके पीछे कोई ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि सरकार उस पर प्रेशर बना के चुनाव को हल्का कर दे। तो इस परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बात बहुत पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही थी, जिस दल को गठबंधन करना है वो अपनी सीट और अपने प्रत्याशियों का नाम बताए, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के हर लोकसभा सीट के बारे में पूरी तरीके से पहली बात परिचित है, कहां किसका कितना गठबंधन है, कहां किसको कितने प्रतिशत वोट मिला है, वो सारी बातें समाजवादी पार्टी के पूरे एजेंडे में सामने रखी गई हैं और लगातार उस पर एक्सरसाइज ये की जा रही है मानस जी कि हम कोई चूक न कर जाएं। क्योंकि पिछला गठबंधन बहुत अच्छा था, समाजवादी पार्टी और बसपा और आरएलडी का बड़ा अच्छा गठबंधन था, लेकिन कुछ चूक हुई। उस चूक का परिणाम यह हुआ कि बसपा को तो 10 सीटें मिल गई, समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली। तो वो सारी चीजों से बिल्कुल इतर, अगर जिस सीट पे जो सिंबल चुनाव निशान जीत सकता है उस पर वही सिंबल लड़ना चाहिए चुनाव निशान। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का सिंबल हो, आरएलडी का सिंबल हो, कांग्रेस का सिंबल हो, जिस सीट पे सबसे वाजिब और सबसे ताकतवर तरीके से लड़ने का सिस्टम हो उस पे वही लड़े। यही सबसे मुफीद मेरे ख्याल से रणनीति रहेगी, जो ओपन प्लेटफॉर्म पे ये रणनीति है। बाकी इंटरनल कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी बातें हैं, उनका जिक्र ना मैं तो डिबेट में कर सकता हूं और ना ही कोई बताएगा, कोई दल नहीं ये बात कहने वाला। तो मानस जी मुझे ये बिल्कुल स्पष्ट है जी। जी राजकुमार मौर्य जी, उनसे पूछ लेते हैं, आपने सूची जी अपने उम्मीदवारों की सीटों के नाम कुछ बताए अखिलेश यादव को? जी मानस जी बोलिए। डॉक्टर राजकुमार मौर्य जी, समाजवादी पार्टी आपसे सूची मांग रही है कि सूची उम्मीदवार भाई की बात से जी जी मनोज भाई की बात से सहमत है पूरी तरह से। प्रत्याशी चाहे सपा के हों या कांग्रेस के हों, ऐसे होने चाहिए जो जीत सके। यानी हमारा लक्ष्य यह है कि बीजेपी को रोकना और संविधान को बचाना। तो समाजवादी पार्टी के मनोज यादव जी हैं और बहुत सही बात कहे हैं, उससे पूरी तरह हम सहमत हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी को कि थोड़ा संयम दिखाना चाहिए। अखिलेश जी थोड़ा लगता नहीं है कि इसे अहंकार में बोल रहे हैं, थोड़ा संयम दिखाना चाहिए। लोगों की तैयारी अच्छी सीटों पर है, उनमें से हम जल्द ही आपको नाम देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, नाम हमारे पास सब तैयार है, जल्द ही आपको दे दिया जाएगा। और लोकसभा के चुनाव को जो है सेंटर की राजनीति से देखना चाहिए कि इसमें जनता जो है उसे वोट देना पसंद करेगी जो सीधे सीधा बीजेपी को हरा सके। केवल कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो सेंटर में बीजेपी को हरा सकती है। तो समाजवादी पार्टी को इसका ध्यान देना चाहिए और हमेशा सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, अगर हम सहयोग करके गठबंधन बनाकर अगर मैदान में उतर रहे हैं तो हमें सम्मान करना चाहिए जो है कांग्रेस पार्टी का। और कभी ये बात नहीं होनी चाहिए कि हम सीटें दे रहे हैं या ले रहे हैं। अरे भाई गठबंधन में है, हम लोग सहभागी हैं, आपस में
निर्णय कर लेंगे, चर्चा कर ली जाएगी, जहां जहां मजबूत प्रत्याशी जो होगा वही लगाया जाएगा। ऐसी कोई पेच नहीं है। 30 सीटें हम मांग रहे हैं, 30 सीटों में हमारे उम्मीदवार जो अच्छे नेता हैं तो वहां पर हम उतारेंगे, और ऐसी कोई बात नहीं होगी कि कोई पद की बात होगी। गठबंधन यथा समय पर होगा और एक दूसरे का सम्मान करके होगा। एक दूसरे का मतलब हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम सीट देने की हैसियत में, हम सीट लेने की हैसियत में। और जो भी लोग अगर जुड़ना हमारे इंडिया गठबंधन में, उनका भी स्वागत होना चाहिए। जो बीजेपी के खिलाफ है, यानी जो संविधान बचाने के लिए, उनको भी हमें स्थान देना चाहिए। अगर हम गठबंधन बना रहे हैं तो सभी दलों का सम्मान होना चाहिए, छोटे हों बड़े हों। केंद्र का चुनाव है तो कांग्रेस को भी सम्मान स्थिति से समाजवादी पार्टी को देखना चाहिए। जी मानव जी। चलिए, ओपी सिंह साहब मौजूद है। ओपी सिंह साहब, आपके लिए तो ये बेहतर स्थिति है कि सीट बंटवारे पे बात ही ना बन पाए, गठबंधन जो है वो आगे चल ही ना पाए। आप तो शायद इसी का ही इंतजार कर रहे होंगे। नहीं मानस जी, ये आपके विचार है। भारतीय जनता पार्टी किसी विपक्षी पार्टी का क्षेत्रावशेषण नहीं करती। वो ये नहीं खोजती कि इनके अंदर कमियां क्या है। वो 24 घंटे इस बात में लगी रहती है कि प्रदेश और देश की जनता ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, हम उसका किस प्रकार से अच्छे ढंग से निर्वाह करें। क्योंकि आपने देखा होगा 2014 और 17 दोनों चुनाव में जनता ने विश्वास करके हमको मत दिया था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, और जो दूसरी सरकारें हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करेगी, तो उन्होंने विश्वास किया। लेकिन उसके बाद के जो चुनाव हुए वो तो दोहराया ना। शांत रहिए मनोज जी, उथल पुथल मत करिए, अभी आपका वक्त आएगा। उसको दोहराया। ये बात जरूर है, मैं नहीं कह रहा हूं, विजय जी बैठे हैं सारे, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि ये जो अपने मतलब का, अपने को बचाने के लिए, कुछ सीटों को पाने के लिए इन्होंने जो इंडिया गठबंधन किया है, नई नई दोस्ती किया है, उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हमारे मनोज भाई ने कहा कि मानस जी, यह चुनाव 2024 का हम लड़ने नहीं, ये जीतने का चुनाव जो है चल रहा है। इसका मतलब कि 2014 से अब तक जो चुनाव लड़े वो हारने का चुनाव लड़े, जीतने का नहीं लड़े। अब की बार जीतने का लड़ रहे। दूसरी बात ये कहा कि हमसे चूकें हुई। चूकें दो प्रकार की होती है। एक चूकें होती है अपनी व्यवस्था में, अपनी पार्टी में, अपनी उसमें, और एक चूक होती है जनता के साथ। जैसे 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार थी आपकी, उत्तर प्रदेश में क्या क्या चूके किए, एक तो इसका आत्ममंथन कर ले। और केंद्र में जो है 75 में 58 साल कांग्रेस रही, वो उसका आत्ममंथन कर ले। आपने देखा होगा, आपने एक डिबेट चलाया था जिसमें अखिलेश यादव जी ने कहा था हम सीट मांगने नहीं, हम बांटने वाले हैं। मांगने वाले नहीं, बांटने वाले। 2 दिन बाद अजय राय कांग्रेस के अध्यक्ष का आया कि हम 80 सीटों पर तैयार है लड़ने को। अब कह रहे हैं अखिलेश यादव की प्लान क्या है। दूसरी बात, पड़ोसी जनपद पर एक सेकंड और मानस जी, एक सेकंड और, एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगा। पड़ोसी प्रदेश है मध्य प्रदेश। अखिलेश यादव जी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा। कांग्रेस ने उस 9 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया। ये आज सोशल मीडिया और अखबार की प्रमुख खबर है। केजरीवाल छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश और राजस्थान में ताल ठोक रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है खबरदार, यहां तो तुम लेफ्ट के साथ हो, घुसना मत। मेरे कहने मतलब कि इनकी जो स्थिति है, भगवान इनको मुबारक करे। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा डर गई। हम जब गठबंधन किए तो इतना विशाल, इतना मजबूत गठबंधन किए कि जिंदगी में देश की आजादी के बाद पहला हमने गठबंधन किया और भाजपा डर गई। और मुद्दा क्या है? देश बचाओ, संविधान बचाओ और नरेंद्र मोदी को हटाओ। लेकिन समझ में बात नहीं आ रही है कि बड़ी जोर से गलबहियां करके पटना में जो इन्होंने किया था ना फोटो सेशन, फिर मुंबई में फोटो सेशन हुआ, और उसमें जो तय हुआ कि हम मध्य प्रदेश में हम रैली निकालेंगे,
कमलनाथ ने कहा खबरदार रैली तो निकालना नहीं। फिर इन्होंने कहा कि हम सीटों के बंटवारे का फार्मूला निकालेंगे। आज तक तो सीटों का, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं नहीं, ये पूरा देश जानता है कि मतलब की दोस्ती बहुत लंबी नहीं चलती। और भारतीय जनता पार्टी वो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जीतने के लिए कमर कस लिया है। दिन रात हम जनता के बीच में हैं, जनता में काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 80 जीतेंगे और 1 और 3 पाने वाले कह रहे हैं 80 हम जीतेंगे। तो भैया 1 और 3 से उछाल 80 मारोगे, हम तो 73 तक जा चुके हैं ना, हम तो 73 तक जा चुके हैं। और हमारी जो असली रणनीति है वो 14 सीटें हैं। 14 वो सीटें जो हम 2019 में हार गए थे, जिसको हमने स्वीकार किया, उस पर हम मजबूती से काम कर रहे हैं। इनकी दोस्ती, इनका गठबंधन, इनका फार्मूला, इनका देश बचाओ, संविधान बचाओ, नरेंद्र मोदी को हटाओ। अरे भैया आपके हटाने से क्या होगा मनोज जी? जब जनता हटाना चाहेगी ना तब हटाएगी, लेकिन आपके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। देश बचाओ, संविधान बचाओ। अरे देश में संविधान था तो कर्नाटक कांग्रेस जीत गई, और देश में लोकतंत्र था, संविधान था तो आप घोषित जीत गए ना। लेकिन अगर आप वहीं अपना गढ़ हार गए, आप अपना रामपुर हार गए एमवाई का नारा देने के बाद, आजमगढ़ हार गए एमवाई का नारा देने के बाद, तो अब तो हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी को भी अपने विचारधारा में करना चाहिए। लेकिन जिस पार्टी की उत्पत्ति जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति में हुआ हो, वो पार्टी एमवाई को छोड़ करके नया नारा, क्या पीडीए, मतलब पिछड़ा वर्ग अब तक नहीं था, दलित अब तक नहीं था, मुसलमान नहीं था। तो क्या हुआ कि एमवाई से जब सफलता नहीं मिली तो कहा कि पिछड़ा वर्ग भी। अरे भैया पिछड़ा वर्ग में आप जब डिबेट में बैठते हो तो आपको बोलना चाहिए कि साहब ये देखिए हमारी 4 बार सरकारें थी, पिछड़ा वर्ग को हमने जमीन से आसमान में पहुंचाया। अरे उसके सारे हक तो आपने मार दिए। आपने किस प्रकार से नौकरियों में उनका हक मारा, किस प्रकार से उनकी सुविधाओं में हक मारा, और किस प्रकार से हाई कोर्ट ने आपके आयोग के चेयरमैन को बर्खास्त करते हुए लताड़ लगाई। ये क्या कम है? क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का विकास हर आदमी को सोचने के लिए मजबूर नहीं करता? क्या 2017 से लेकर के अब तक जितने चुनाव हुए हैं और आगे भी होंगे, उसमें उत्तर प्रदेश का विकास और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, ये कहते क्या है? अरे साहब कानून व्यवस्था आंकड़े गलत हैं, ये आंकड़े सही नहीं। आंकड़े तो ये सही थी कि हमारे जमाने में मुख्तार भी था, अतीक भी था, विजय मिश्रा भी था, और कितने कितने थे माननीय, जो तांगा बेचने वाला, तम्बू और कनात चलाने वाला अरबपति बन गया। और आज उन अरबों की संपत्ति पर यह सरकार गरीबों का 76 अलग फ्लैट, 78 अलग वो गरीबों को दे रहे हैं, जिसका था उसको दे रहे। ओम प्रकाश जी जवाब लेंगे, जरा सा विजय उपाध्याय जी के पास एक बार चलते हैं। विजय जी आप देख रहे हैं कि 30 सीटें कांग्रेस कह रही है, 30 सीटें कांग्रेस मांग रही है और 30 सीटें अखिलेश देने वाले नहीं है। जो स्थिति पैदा हो गई वो आपके सामने है। ऐसे हालात में क्या लग रहा है भविष्य आपको इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस एक मजबूत रणनीति पे काम कर रही है, और जो मेरी जानकारी है कि फिलहाल 80 सीटों पे वो तैयारी कर रहे हैं, और समझौता होने पर अच्छा, और कांग्रेस अभी इन 5 राज्यों के रिजल्ट का भी इंतजार कर रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना वगैरह का। तो इन राज्यों के रिजल्ट में अगर कांग्रेस वहां की विधानसभा चुनाव में जीतती है, सत्ता में वापस आती है, जैसे छत्तीसगढ़ राजस्थान में वापस आ गई, मध्य प्रदेश में वापस आ गई, तेलंगाना में संभावना दिख रही है कि कांग्रेस अच्छा करेगी, तो उत्तर प्रदेश में वो सपा को ज्यादा दबाने की कोशिश करेगी और ज्यादा हिस्सा मांगने की कोशिश करेगी। दूसरी बात यह है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो इस समय एक रिफ्लेक्शन दे रही है कांग्रेस की तरफ कि हम आपके साथ जाना चाहते हैं। तो ये कांग्रेस का उत्साह बढ़ा रहा है। इसलिए कांग्रेस बहुत ज्यादा दब के समझौता करने के मूड में समाजवादी पार्टी से नहीं। लेकिन अगर आप 2019 का रिजल्ट का देखेंगे तो 19 में सपा, बसपा, आरएलडी एक साथ थी, और 12 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस के उम्मीदवार
इनके खिलाफ नहीं खड़े थे और इनके उम्मीदवार, गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के खिलाफ नहीं खड़े थे। उसमें मुजफ्फरनगर भी था, उसमें मथुरा भी था, उसमें रामपुर भी था, मैनपुरी भी था, आजमगढ़ भी था, इस तरह से करीब 12 सीटें थी। तो और जो रिजल्ट आया उसमें कांग्रेस 1 सीट जीती और 3 सीटों पर वो सेकंड नंबर पे थी और 5-6 सीटों पर तीसरे नंबर पे थी और 3, 4, 5 सीटें ऐसी थी जहां उनके जो वोट थे वो 1 लाख से ज्यादा थे, 1 लाख से 2,07,000 तक। जैसे सहारनपुर में जो अभी वापस कांग्रेस में आए हैं इमरान मसूद, इनको 2,07,000 वोट मिले थे, फिर भी हार गए थे। बाराबंकी में करीब 1.5 लाख वोट पाए थे, लखनऊ में भी अच्छा वोट हो गया था, 1,00,000 1.5 लाख से ऊपर वोट था और वाराणसी में भी 1 लाख से ज्यादा वोट इनके थे। और जो सीटें इनकी जहां ये दूसरे नंबर पे थे वो फतेहपुर सीकरी थी, राजबब्बर जहां लड़े थे, और कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल लड़े थे, वो दूसरे नंबर पे थे। रायबरेली में राहुल जी दूसरे नंबर पे थे। तो ये सीटें इनकी दूसरे नंबर की, जो स्ट्रेंथ कांग्रेस की है। और 2022 का विधानसभा चुनाव देखें तो कांग्रेस की बहुत खराब हालत नजर आती है। 2.3% वोट है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास विधानसभा चुनाव के हिसाब से। अब लोकसभा चुनाव में अभी हमारी कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात होती है तो वो कहते हैं कि इस बार हम जीतेंगे, ज्यादा सीटें जीतेंगे, यानी कि 37.25% वोट समाजवादी पार्टी का है विधानसभा चुनाव में और 347 सीटों पे वो अपने सिंबल से लड़े थे और अपने गठबंधन में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी का था। सपा के वोटों पे ही मजबूत हुए राष्ट्रीय लोकदल, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल अच्छी सीटें उन्होंने चुनी थी अपने फेवर की, लेकिन फिर भी उनका वोट परसेंटेज जिन 33 सीटों पे वो लड़े थे वहां पे उनका वोट परसेंटेज 33% ही, यानी कि 37% नहीं पहुंच पाए, वहां से करीब 5% नीचे ये थे। तो इसका मतलब मैं एक जर्नलिस्ट के नाते मेरा ये अनुमान है कि मजबूत सीटें लेने के साथ उनके वोट बढ़ने चाहिए थे, यानी 40% से ज्यादा वोट जाना चाहिए, 37% से ज्यादा वोट जाना चाहिए था, लेकिन वो घट गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो बजाय इसके कि घर से कुछ लेके आए होंगे, मुझे लगता है सिर्फ सपा के बदौलत ही चुनाव जीत गए। और ठीक ऐसा ही सूलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ हुआ, जो इनके गठबंधन थे, करीब 19 सीटें उनको इन्होंने दिया था, तो उनके वोट तो 29% समथिंग आए, यानी कि जो अच्छी सीटें उनको मिली उसमें वो और वोट कम ले आए। उन 19 सीटों पर उनके वोट आए थे 29 पॉइंट समथिंग। तो अब ये सिनेरियो वोट परसेंटेज का है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा अंतर है। अभी राहुल जी की यात्रा भी होनी है और जो माइनॉरिटी के रिफ्लेक्शन है, इस बात के भी बहुत तरीके की चर्चाएं हैं कि कौन कौन रह सकता है किस पार्टी में, कौन किस पार्टी से जा सकता है, और जो माइनॉरिटी की बेचैनी है कि हमें बीजेपी को हराना है, इसलिए वो नए नए विकल्प देखने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, जिस तरह से घोसी का बाई इलेक्शन हुआ था और जो रिजल्ट आए, वो बीजेपी के लिए कोई बहुत लोकसभा चुनाव में उत्साहजनक स्थितियां नहीं है। बीजेपी अगर ओवर कॉन्फिडेंस में है तो वो उसकी गफलत भी हो सकती है। मोदी का जो करिश्मा है या योगी जी का जो करिश्मा है वो तो अपनी जगह है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में बीजेपी कई जगह बहुत बड़े बड़े मिस्टेक कर रही है और उन मिस्टेक्स का उसे खामियाजा लोकसभा चुनाव में भोगना पड़ सकता है और साफ वो दिखाई देता है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है और ये ट्रेंड इनको हर चुनाव के पहले तैयारी करके मैदान में आ जाना कि नहीं नहीं हम तो सबसे बड़े चैंपियन हैं। ये विधानसभा चुनाव के पहले आए थे, रिजल्ट 2.3% आया। इसके पहले लोकसभा चुनाव के पहले आए थे, तब भी इनका रिजल्ट बहुत पुअर आया था। इसके पहले 17 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन किए तो सपा भी डूब गई थी। तो अभी कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अजय राय बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। उन्होंने जोनवार अपनी बैठकें की, शायद अब कानपुर बचा है, बाकी सारी बैठकें उनकी हो गई हैं। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी को स्टेट में चैलेंज कर पाना कांग्रेस के लिए बहुत दूर की कौड़ी है, बहुत मुश्किल है। और अगर उन्हें लगता है कि हम बहुत ज्यादा दबा की सीटें ज्यादा ले लेंगे तो मुझे लगता है बिहार वाला खतरा है, जहां 60 सीटों पे कांग्रेस लड़ी और 19 सीटें ये जीते और 10 सीटें रह गई बहुमत में। अगर ये 20-25 पे ही लड़े होते तो शायद आरजेडी ज्यादा सीटें जीत जाती और बहुमत आ जाता। इस तरह के भी विश्लेषण आए थे। तो उत्तर प्रदेश की सियासत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखते हुए कोई पार्टी दमदारी से ये नहीं कह सकती कि हमारा बहुत ज्यादा मजबूत हमारी पकड़ है। संगठन के मामले में बीजेपी कहती है हम अच्छे हैं, लेकिन खतौली और घोसी में ना आरएसएस काम आया ना संगठन काम आया। तो बीजेपी को भी कोई बहुत उत्साहजनक स्थिति में नहीं देखता हूँ, बहुत टफ फाइट देखता हूँ। टफ फाइट है। अनिल दुबे जी,
आपसे सवाल ले लेते हैं। 30 सीटें अभी हमारे कांग्रेस साथी ने खुलकर बताया, 30 सीटों की चर्चा है और सब तो सामने सार्वजनिक तौर पे, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। 30 सीटें वो मांग रहे हैं, 10 से 12 सीटें आप मांग रहे हैं, 40 अगर आपको दे देंगे तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी फिर? देखिए मानस जी, इंडिया गठबंधन सीटें मांगने का और सीटें डिसाइड करने का काम इंडिया गठबंधन में सारे दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हैं। उसमें सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठकर के चर्चा कर रहे हैं, उसकी उन सीटों की चर्चा बैठ करके यहाँ अगर हम टीवी पर करें कि कौन कितनी सीटें मांग रहा है, तो ये तो हमें अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं बताया कि हम कितनी सीटें हम मांग रहे हैं। और जब वो हमें बताएंगे कि कितनी सीटें किस गठबंधन को मिली हैं तो हम आपके बीच में भी शेयर कर देंगे। जहां तक अपनी पार्टी के निर्माण की बात है तो हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल अपने अभियान को जारी रखेंगे। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समरसता अभियान चल रहा है, भाईचारा सम्मेलन चल रहे हैं और अपनी पार्टी के संगठन को हम मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अब जब हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हमने प्राथमिकता के तौर पर लिया है और वहां पे व्यापक जनाधार को देखते हुए हम काम कर रहे हैं। अब जो भी सीटें इंडिया गठबंधन में शामिल दल जो भी जिन सीटों पर लड़ेगा उसको लड़ाने का काम करेंगे, लेकिन इतना जरूर इंडिया गठबंधन में होना चाहिए। ये बात हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बताई है, उनसे भी कहा है कि जहां पर जो दल मजबूत हो, जो जिस क्षेत्र में जो दल प्रभावशाली है, जिसका वहां पर जनाधार है, जो मजबूत है, वो लड़ने का काम करे। ये बात इंडिया गठबंधन में उठाई जानी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो इंडिया गठबंधन में शामिल दल है, उन दलों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी इस बात के हैं पर एकजुट है, एक मत है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को सीधा मुकाबला दिया जाए, सीधे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का काम किया जाए। क्योंकि इस देश की जनता, अभी बात हो रही थी, देश की जनता केवल अल्पसंख्यक नहीं चाहता है, देश का किसान चाहता है, देश का नौजवान चाहता है, देश में जो महंगाई है वो आम जनमानस चाहता है। देश की 80 करोड़ जनसंख्या, जिसको ये लाभार्थी कह रहे हैं, जिसको ये कह रहे हैं 5 किलो राशन पर इन्होंने निर्भर कर रखा है, वो जनता भी चाहती है कि हम आत्मनिर्भर बने। और आत्मनिर्भर बनाने का काम अगर कोई देश में करेगा तो इंडिया गठबंधन में शामिल दल करेगा, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, वो करने का काम करेगी। क्योंकि इन्होंने जितने भी वादे किए, इन्होंने जो भी किसानों से वादे किए थे उनको इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने विदेशों से काला धन लाने का वादा किया, वो इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने 2 करोड़ नौजवानों को हर वर्ष रोजगार देने का वादा किया, वह इन्होंने नहीं किया। इन्होंने महंगाई को नियंत्रण करने का काम नहीं किया। तो ये किसी भी मोर्चे में आप देवरिया की घटना देखिए, देवरिया में अगर प्रशासन सक्रिय रहा होता, जागरूक रहा होता, तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। इसके लिए ये जिम्मेदार, इनसे उत्तर प्रदेश संभल ही नहीं रहा है, इनसे देश संभल ही नहीं रहा है। ये तो धर्म जाति के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। और देखिए अनिल दुबे जी, ये तो मुद्दे हो गए, लेकिन जो रणनीति है आज उस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और जैसा मनोज यादव जी भी कह रहे थे और उसके जवाब में हमारे कांग्रेस के डॉक्टर राजकुमार मौर्य जी बहुत स्पष्ट, बड़ी सावधानी से उन्होंने कहा कि हमको 30 सीटें ही चाहिए। मतलब, और उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव अहंकार मत दिखाएं, क्योंकि वो राष्ट्रीय दल है और राष्ट्रीय दल होने के नाते उनके पास ताकत ज्यादा है, इसलिए वो मुकाबला कर सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी को अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, स्पष्ट। मानस जी देखिए, ये इंडिया गठबंधन अहंकार को छोड़ करके, त्याग करके ही लोगों ने बनाया। इंडिया गठबंधन को बनाने की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, और उसको आगे बढ़ाने का काम सारे दलों के लोगों ने किया। और मैं समझता हूँ सारे दल के लोग ये चाहते हैं, वो सब लोग त्याग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनका मत है कि पहले इस देश की जनता को न्याय देने का काम किया जाए। इस देश के नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, सभी पिछड़ों को, दलितों को, सबको न्याय मिले। तो इसलिए सभी लोगों को त्याग करने की जरूरत है और कोई किसी को अड़ना नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कोई अड़ेगा भी नहीं, लेकिन सवाल यह है कि आप अगर यहाँ पर कुछ चाहते हो तो आपको देने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। त्याग केवल किसी एक व्यक्ति से आप अपेक्षा मत करिए। त्याग फिर जो करना है, अगर वो कह रहे हैं कि उनको 30 सीटें चाहिए, हो सकता है उनके नेतृत्व ने उनको बताया हो
कि हमको 30 सीटें चाहिए। हमारे नेतृत्व ने हमें नहीं बताया। हमारा नेतृत्व कह रहा है कि हम अपने दल को मजबूत करें और गठबंधन में शामिल दलों के नेता वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारे, उसके लिए जो भी जीतने लायक जो जब दल जहां पर जीतने की स्थिति में होगा उसको लड़ाने का काम करेंगे। वो महामंत्री से और मैं समझता हूं सारे दलों को किसी को यहाँ बैठ जाए कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या करके राजनीति जी देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही वो पार्टी है जो बीजेपी को रोक सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो 30 सीटें मांग रहे हैं तो उसमें बेजा क्या है? नहीं, हम ये नहीं कर रहे वो क्या 40 मांगे, वो राष्ट्रीय दल है। अरे लड़ पाए न्यूज 24 पर तो फैसला हो नहीं सकता। फैसला तो इंडिया गठबंधन में होगा। इंडिया गठबंधन की जो अगली बैठक होगी उसमें सीटों की भी बात होगी। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, मनोज यादव जी सवाल मनोज यादव जी से। मनोज जी, 30 सीटें चाहिए कांग्रेस पार्टी को, कैसे मैनेज करेंगे? अरे मैं तो कह रहा हूं 80 पे लड़ लो, प्रत्याशी तो हो, ढंग के प्रत्याशी हो, 80 पे लड़ा लो, और बाकी हमें जहां लड़ना है एमपी और छत्तीसगढ़ में हमको दे दो, हम वहां लड़ा लेंगे। देखिए, ये बात बिल्कुल अनिल जी ने सही कही, हो सकता है उनके नेतृत्व ने कहा हो, हमारे नेतृत्व की तरफ से हम लोगों को ये कोई इंडिकेशन नहीं मिला। और जिस बात का मैंने अभी जिक्र किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही, ये बात अभी हाल में नहीं कही, ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहे हुए 2-3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है कि उन्होंने कहा था जिस दल को और शायद गठबंधन हुआ भी नहीं था तब ये कहा था कि जिस दल को समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना है वो अपना सिंबल और अपना प्रत्याशी का नाम और सीट हमें बता दे, हम विचार करेंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट कही। देखिए, समाजवादियों का एक, विजय जी मेरी बात की पुष्टि करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2017 से अब तक जितने गठबंधन हुए, चाहे वो आरएलडी से रहा हो, चाहे बहन जी के साथ रहा हो, समाजवादी पार्टी ने छोटे दिल के साथ नहीं करी राजनीति, और कोई सीट देने में हमने कसर नहीं, हम प्रसाद दिए हैं, पंचामृत नहीं दिए हैं। प्रसाद यानी कि उसमें सब कुछ था, अमरूद भी था, केला भी था, पंजीरी भी थी, बतासा भी था, लड्डू भी था और पंचामृत भी था। अगर आप गठबंधन करना चाहते हैं तो आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, और गिव एंड टेक पॉलिसी है राजनीति का, तो यही मतलब है। इसमें कोई दबाव वाली राजनीति नहीं होगी मानस जी, ये मैं स्पष्ट कह दे रहा हूं। ना समाजवादी पार्टी कांग्रेस पे कोई दबाव बनाने जा रही है, ना कांग्रेस समाजवादी पार्टी पे दबाव बनाएगी, ना आरएलडी पे बनाएगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, परिणाम मैं बता दे रहा हूं। कांग्रेस को विचार करना, कांग्रेस के मैनेजर्स गड़बड़ कर देते हैं, ये बात मैं बड़ा खुल के कह रहा हूं। एक्चुअली जो बात अभी कही गई 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आना है, जो विजय जी ने कही, तो अभी मैं बता दे रहा हूं 3 राज्यों में कांग्रेस जीत रही है, ये मैं पहले बता दे रहा हूं, बधाई भी दिए दे रहा हूं। 2 राज्यों का परिणाम क्या होगा अभी वो थोड़ा सा अधर में। राहुल जी ने भी वही बात कही है जो बात मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे। तो परिणाम आपके सामने है, आप जीत रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी रणनीति अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र पे आपकी स्ट्रेटेजी या राजनीति बदल जाएगी। अगर आप ये गलती कर गए तो जो 19 में आपने झेला था, क्योंकि 19 में भी बिहार में और पश्चिम बंगाल में एकत्रित हुए थे लोग, और तमाम लोगों का यह प्रयास था कि हम मिलकर बीजेपी को चुनाव हरा देंगे, लेकिन कांग्रेस को एक नशा आ गया कि साहब हमने 3 राज्यों में बना लिया है, अब तो हम मोदी को अकेले गिरा देंगे। अगर इस तरह की कोई भी भूल चूक लेनी देनी कर दी कांग्रेस ने, तो फिर वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि जितने भी दल हैं उन दलों की अपनी ताकत है और वो अपनी ताकत और शिद्दत के साथ लड़ेंगे। एक बात मैं और जरूर जोड़ना चाहूंगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये 5 राज्य ऐसे हैं, और जिसमें कर्नाटक भी जोड़ सकते हैं, कुछ हिस्सा और भी कांग्रेस स्टेट का है जहां पे इंडिविजुअल लड़ती, छोटे स्टेट में। कांग्रेस को अपने इन राज्यों पे पूरा फोकस करना चाहिए। हमें ये अवसर नहीं है, मैं बिल्कुल फ्रैंक होके कह रहा हूं, हमारे पास ये अवसर नहीं है कि हम 80 की 80 सीटों पे चुनाव लड़ सके। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सारे, अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी निरहू राम को खड़ा करके चुनाव जिता लेगी, गुरहू राम को खड़ा करके चुनाव जिता लेगी। बीजेपी जो एक्सपेरिमेंट करती है, तमाम सारे प्रत्याशियों को ABCD किसी को भी देके चुनाव जिता लेती है, उसके पीछे रीजन यही है कि उसको मालूम है कि वोटों का डिवाइडेशन हो जाएगा और आसानी से जीत जाएंगे। अन्य राज्यों में जहां 1-to-1 कंटेस्ट होता है, बीजेपी भी अपने प्रत्याशियों को बड़ा बेहतर ढंग से उतारने का प्रयत्न करती है। तो वोटों का डिवाइड ना होना
ये इंडिया गठबंधन दलों की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और जमीन पे कौन कितना काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी कितना कर रही है, आरएलडी कितना कर रही है और कांग्रेस कितना कर रही है, ये सब कुछ दिख रहा है, विजुअल है। ये इनविजुअलिटी में ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है कि मैं कहूं कि नहीं कोई काम नहीं कर रहा है, सब काम कर रहे हैं। 80 सीटों वाली बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि तैयारी 80 सीटों पे करनी पड़ेगी, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। अगर 80 सीटों पे आप नहीं करेंगे, आपकी 12 सीटें हो गई, आपकी 10 हो गई, आपकी 5 हो गई, तो आप उसी पे तैयारी कर लेंगे। बाकी आपका जितना भी संगठन है वो शून्य हो जाएगा, वो कहीं किराए पे चला जाएगा। बहुत सारे राजनीतिक दलों की तरह कुछ मिल जाता है तो वो किराए पे दूसरे दल के साथ चला जाता है। तो वो स्थिति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी समाजवादी पार्टी 2019 के चुनाव में बन चुकी है कि जहां पे हम आधे से ज्यादा सीटें जीत सकते थे, एक गलत रणनीति की वजह से हम 5 पे रह गए और गठबंधन 15 सीट पे सिमट गया था। इस बात को मानस जी स्पष्ट कर दे रहा हूं कि चाहे वो कांग्रेस की रणनीति हो, आरएलडी की रणनीति हो, सभी की रणनीति हो, वोटों का बिखराव ही बीजेपी की असली ताकत मैं महसूस करता हूं और मेरे ख्याल से आम जनता भी यही महसूस करती है। क्योंकि 100 सीटें पूरे उत्तर भारत में ऐसी हैं जहां पे बीजेपी बड़े मार्जिनल वोट से लोकसभा का चुनाव जीती है, मार्जिनल वोट से जीती है 100 सीटें। हो सकता है कुछ सीटें ऐसी हो जहां वो 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख से जीती हो, लेकिन 100 ऐसी सीटें हैं जिसपे बीजेपी को, जिसे कहते हैं नहीं, हाँफते हुए जीत मिली है। तो अगर वोटों का बंटवारा नहीं हुआ, ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं सक्सेस हुई, तो निश्चय ही बीजेपी बहुमत से 100 सीट पीछे रह जाएगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है जी। चलिए राजकुमार मौर्य जी, पूरा प्रसाद मिलेगा, सिर्फ पंजीरी या पंचामृत नहीं मिलेगा, पूरा प्रसाद दे रही है कांग्रेस आपको, समाजवादी पार्टी। मनोज यादव जी आपको गड़बड़ कर रहे हैं, आपके जो मैनेजर है ना वो सारा गड़बड़ कर दे रहे हैं। तो ये बताना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी जो इलेक्शन, ये लोकसभा का इलेक्शन है कि सेंटर का इलेक्शन जो होता है सेंट्रल पार्टियों के अकॉर्डिंग होता है। हम मान रहे हैं कि 2017 में जो गठबंधन हुआ उसमें जो है समाजवादी पार्टी का प्लस था, क्योंकि वो राज्य का इलेक्शन था। उसमें समाजवादी पार्टी का मतलब लोगों का ये रुझान था कि भाजपा को हराना है, समाजवादी पार्टी ही हरा पाएगी। लेकिन ये सेंटर का इलेक्शन है, इसमें बीजेपी को हराने के लिए जो है कांग्रेस को चुनेंगे। इस चीज को समाजवादी पार्टी को ध्यान में रखना चाहिए। और रही बात तैयारी, तो हम मनोज भाई की इस बात से सहमत है, तैयारी हम सबको करनी चाहिए। सभी मनोज जी कुछ कह रहे हैं, मनोज जी कंप्लीट करिए। मैं एक बात कह दूं, मैंने 5 राज्यों का स्पेशली नाम लिया है और कह के नाम लिया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी है, जिसमें राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है और आपका मध्य प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है। मैंने कह के नाम लिया है। इन राज्यों का नाम इसीलिए लिया है कि आप अपने सेंट्रल होने का कम से कम यहां दम दिखा तो सको। हम थोड़ी नहीं मना कर रहे हैं, और ना हम आपसे वहां सीट मांगने आ रहे हैं, ना आरएलडी सीट मांगने आ रही, ना जेडीयू मांगने आ रहा है, ना आरजेडी मांगने आ रही है। आपको इन स्टेट में ताकत लगानी पड़ेगी। आप चाहते सब कुछ और देना किसी को कुछ नहीं चाहते। समस्या ये है स्टेट में तो हम जो है मध्य प्रदेश में आपने बगैर विश्वास में कांग्रेस की लड़ाई है, सीधा सीधा आपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। ये कौन सा गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं भाई आप? भाई समाजवादी पार्टी को भी तो अपेक्षा है कि उसका भी तो विस्तार हो दूसरे राज्यों में। अगर आप चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कंधे पे सवार होकर के आप देश की सत्ता तक पहुंचे, तो समाजवादी पार्टी भी तो अपेक्षा करेगी आपसे। मौर्य जी जवाब दीजिए आप। तो भाजपा की सीधी लड़ाई है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की सीधी लड़ाई है। तो इंडिया गठबंधन को चाहिए कि वहां पर ऐसे प्रत्याशी उतारा जाए जो जीते। समाजवादी पार्टी अभी वहां पर ये समझिए कि नवोदय हो रहा है, तो हम लोग सीटें उनको दे रहे हैं। 5 सीटें देने के लिए जो है हम लोग सीधा प्रस्ताव था 5 सीटों देने के लिए, लेकिन आप ज्यादा सीट ले लेंगे और फिर हार जाएंगे तो सरकार बनाने में दिक्कत होगी ना। फिर भाजपा को सीधा मदद हो जाएगी। ये देखिए आप भी देखिए राजनीति को आप भी इतने दिन से देख समझ रहे हैं, एक लंबा समय आपका। मानस जी एक लाइन कह दूं 5 सीटें आप देने कह रहे थे, बोलिए। 9 सीटें हम मांग रहे थे, ऐसी खबरें थी। हमने तो 125 सीटें दे दी आपको, 125 सीटें दे दी आपको, और हमने इतना सा भी नहीं कुछ कहा।
और आप 4 सीटों में इतनी बातें कह गए, अजीब बात है भाई, ये तो मैसेज मत जाने दीजिए। ओपी सिंह साहब, ये क्या चल रहा है इंडिया गठबंधन में? आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने राज्यों में, अपने प्रभाव वाले राज्यों में कुछ देना नहीं चाहती घटक दलों को, और उत्तर प्रदेश में उसको सब कुछ चाहिए। ओपी सिंह जी, आपको लगता है कि गठबंधन का भविष्य बहुत सुनहरा है? ओपी सिंह साहब, मानस जी, एक दोहा है, जस करनी तस भोगहु ताता, और नरक जातो हो क्यों पछताता। मैं आपको महाभारत काल की एक छोटी सी घटना बता दूं। जी। जब दोनों अर्जुन और दुर्योधन दोनों की सेना जब तैयार हो गई, अरे तो किसी ने नरक कहा में कि- 24 में जाओगे, अभी नहीं जाओगे। हाँ, ठीक है, 24 में ठीक, नरक में जाओगे, इसीलिए अभी रुके रहिए। ठीक ठीक ठीक, मान लिया। तो कृष्ण जो है दुर्योधन के पास मान गया, लिया, कहा चलिए, कि, धन्यवाद। दुर्योधन, ये खून खराबा रोक दो और ऐसा करो कि 5 गांव पांडवों को दे दो। यह युद्ध मैं गारंटी लेता हूं कि युद्ध नहीं होगा। कहा कृष्ण, बिना युद्ध का तो मैं एक गांव नहीं दूंगा, 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। वही हालत इन 5 राज्यों के चुनाव का है। सब के सब, केजरीवाल, सपा, कांग्रेस, आप कहते हैं 2024, अरे उसके पहले देख लीजिए क्या क्या होने वाला है, यही चुनाव बता देगा इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है। भाई मनोज यादव, इनके जब नेता अगर मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं तो मेरा भाई मनोज क्यों ना देखे? क्या कहे कि हमने बहुत गलती किया 2019 में बुआ से समझौता करके। अरे बुआ से समझौता न करते तो गाजीपुर, जौनपुर, घोसी, मऊ, पूर्वांचल की एक भी सीट न जीत पाते मनोज यादव। वो एमवाई का नारा आपने दिया और उन्होंने दलित और मुस्लिम का नारा दिया और जोड़ बैठ गई। हम हार गए, आप जीत गए। आप पूर्वांचल की 4 महत्वपूर्ण सीटें जीत गए। तो अब सोच लीजिए कि ये टेप रिकॉर्डर काम आएगा कि जब धरातल पर आप जाएंगे और किन कारणों से आप जीते हैं पूर्वांचल की 4 सीटें, ये बताने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, जनता के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल है मानस जी, आपके भी बीच में होगा, विजय जी के भी बीच में होगा, लेकिन कहने से कतराते हैं। भैया 2014 से ये केंद्र का चुनाव है, प्रधानमंत्री का कौन है उम्मीदवार? भाजपा का नरेंद्र मोदी जी। गठबंधन का कौन है पता नहीं, हम तय कर रहे हैं, पहले हम जीत जाए। आप जानते हैं सीता स्वयंवर में जब सारे राजाओं ने प्रयास किया, धनुष नहीं टूटा, तो राजाओं ने कहा चलो उत्तर प्रदेश में कौन था? उत्तर प्रदेश जब चुनाव हो रहा था कौन था आपका उम्मीदवार? योगी जी का पता नहीं था तब? 1 सीट पाए हो डिबेट करो, 1 सीट पाए हो डिबेट करो। तब जो है राजाओं में योगी जी का पता नहीं था उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे? हाँ, ठीक 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 ठीक। तो एक राजा ने कहा ठहरो ठहरो, धनुष बाद में तोड़ना, ये बताओ कि चलिए समझ में आ गया बात। मिल करके तोड़ दिया तो सीता से स्वयंवर कौन करेगा? तो राजाओं ने कहा पहले धनुष तोड़ो, फिर आपस में हम लड़े जब मरेंगे। जो राजा लास्ट में कटने मरने से बच जाए वही सीता से स्वयंवर करे। क्या कुछ ऐसी स्थिति नहीं है गठबंधन में? छत्रप अखिलेश यादव का देखिए, छत्रप उत्तर प्रदेश के, केजरीवाल दिल्ली पंजाब के, ममता बनर्जी जो है टीएमसी पश्चिम बंगाल के, और जैसा कि हमारे भाई ने स्वीकार किया मनोज यादव ने, भाई मैं मान रहा हूं, और इन्होंने बेचारे इंडिया गठबंधन का कितना बढ़िया धर्म निभाया। कहा बिना चुनाव के कांग्रेस को बधाई भी दे दिया, कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ आप जीत गए, मतलब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आप ये भी देखिए बधाई कौन किसको दे रहा है? सपा वाले कांग्रेस को, कांग्रेस वाले सपा को, ये उनको। आप करिए, आप सारे रिजल्ट देख लीजिएगा, जनता चिल्ला कर कह रही है। ठीक 400 से 40 आ चुके हैं, रिजल्ट देख लूंगा। और उत्तर प्रदेश में 80 में 1 बचे हो, और विधानसभा 403 में 2 बचे हो। आप अपनी चिंता करो कि रायबरेली पुश्तैनी सीट बचेगी कि नहीं बचेगी, और आपका नेता तो भाग गया, रण छोड़ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करनी दिखाई दे रही है, अमेठी छोड़ के भाग गया। पुश्तैनी सीट पर क्या किया आजमगढ़ में सपा ने? मध्य प्रदेश में क्या किया अमेठी में? सोचो, दोनों सोचो कि हम लोगों ने आजमगढ़ में पिता पुत्र भाई, वहां पति पत्नी बेटा, इसी को ना पुश्तैनी सीट कहते। क्या हुआ दोनों जगह?
आप उसकी चिंता कर लो भैया, हमारी चिंता छोड़ दो, हम तो जनता के भरोसे हैं। योगी जनता की जी बदौलत भाग गए थे अयोध्या से, हिम्मत नहीं हुई थी लड़ने की, सुरक्षित सीट गोरखपुर गए थे। इस बार डिबेट को अयोध्या समाप्त हारेंगे, करने का देखिएगा। आप सुनो, राजकुमार जी, आप मनोज जी, लोग केवल आखिरी केवल सवाल विजय सनातन उपाध्याय धर्म जी को को लेकर गरिमा है। जी, योगी जी को बताना चाहते हैं कि 2012 के इलेक्शन में योगी जी कहाँ थे, पता मैं नहीं बोलने था। नहीं दूंगा, गलत फहमी केशव में प्रसाद जी शिकार की मत बनिए। केशव प्रसाद जी को मोहरा आपको बना के बोलने आपने नहीं योगी को दूंगा, मुख्यमंत्री अब बना आप दिया। बोल चुके, आप बोलने नहीं पाएंगे। चेहरा नहीं था। मनोज जी, आप हाँ, हाँ। समझे, आप बीच जी, में बोलिए। बोल रहे हैं ना, हमारा जवाब वो एक दीजिए। सीट रायबरेली की नहीं बचेगी, जी, ये मैं जी। चैलेंज के साथ करता हूं। चाहे चलिए समाजवादी पार्टी सिंह साहब और रायबरेली मौर्य को जी, ग्रहण करते हैं, विजय उपाध्याय कांग्रेस जी, को आपका मध्य सवाल जो है प्रदेश में कि देख एक लीजिएगा, तरफ आपकी भारतीय करनी जनता आगे आ पार्टी रही है। जो पिछले लोकसभा यार, चुनाव में शर्म करो, हारी हुई सीटों शर्म पर करो, मंथन कर रही शर्म है। करो, लगातार आप शर्म देख रहे हैं कि करो। सुनील बंसल की अगुवाई मध्य में प्रदेश गया सात आपके काम अभ्यर्थियों से। की बैठक हुई। शर्म करो यार, दूसरी तरफ जनता आप ने इंडिया आपको कहाँ गठबंधन को पहुंचा देख दिया, रहे हैं, जहां पर आप सीट आप शेयरिंग को समझते लेकर मध्य ही प्रदेश गया अभी आपसे। आपस में कोई एक राय नहीं कांग्रेस कर और पा। बीजेपी को चुप कराई मानस जी, सुनाई नहीं दे रहा। नहीं नहीं, विजय उपाध्याय जी, मेरा सवाल यह है कि एक तरफ सुनील बंसल है, दूसरे पार्टी के नेता है जो हारी हुई सीटों पर लगातार मंथन कर रहे हैं कि कैसे उसको जीता जाए। उसके उलट इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं, वो आप देख रहे हैं, आपके सामने ही सारी चीजें हैं कि सीट शेयरिंग की बात तो दूर, अभी तो आपसी मनमुटाव भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाए, जो बयानों में तल्खियां दिख रही हैं। आपको लगता है कि इतना लंबा फासला इतनी जल्दी कैसे पूरा होगा कि पूरा गठबंधन एकजुट होकर के पूरी रणनीति भी बना ले, उम्मीदवार भी तय कर ले और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दे? ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं दोनों गठबंधनों के बीच, एक तरफ बीजेपी जहां हारी सीटों को लेकर मंथन और दूसरी तरफ ये कि सीट शेयरिंग पे ही बात अभी नहीं। देखिए, इंडिया गठबंधन में बहुत पेंच है और मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं है इसका सुलझ पाना। मान लीजिए अखिलेश यादव से एडजस्टमेंट हो जाएगा तो अरविंद केजरीवाल के साथ निश्चित तौर पे फंस जाएगा, क्योंकि विधानसभा अरविंद केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है और बहुत कम समय में राष्ट्रीय पार्टी हुई है और कांग्रेस की जमीन पे ही उनकी सारी इमारत खड़ी हो रही है। तो केजरीवाल का जो अपना एजेंडा होगा, निश्चित तौर पे वो ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस कमजोर हो और ज्यादा से ज्यादा आम आदमी पार्टी मजबूत हो। और उसमें एक बड़ी बात मैं ये देखता हूं कि केजरीवाल इस गठबंधन में आए ही हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए। ये इंडिया गठबंधन के तर्क चाहे जो दिए जा रहे हो, लेकिन मैं इस बात को सुनिश्चित मानता हूं कि अगर कुछ उनके निजी संकट न होते पार्टी के भीतर के, तो शायद वो इंडिया गठबंधन में शामिल भी ना होते। दूसरी बात यह है कि उनकी रणनीति और कांग्रेस की रणनीति में बहुत अंतर है। अरविंद केजरीवाल एक सदी हुई रणनीति के साथ चाल चलते हैं, उनके कार्यकर्ता डेडिकेटेड हैं। पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है वही उनके जिले के प्रवक्ता भी उसी लाइन पे आगे बढ़ाते हैं, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है। चिदम्बरम कुछ कहेंगे और दूसरे नेता कुछ कहेंगे। अब तो चर्चा यहाँ तक आ रही कि खरगे बिजनौर सीट से उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मतलब एक बहकी हुई स्थिति है, एक तरफ एक सधी हुई राजनीति है, दूसरी तरफ जिग जैग की पोजीशन है। कांग्रेस कितना भी दावा कर ले, जहां पे टू पार्टी सिस्टम में वो मजबूत है वहीं पे मजबूत है। जहां तीन पार्टी का सिस्टम हुआ वहां कांग्रेस आउट हो चुकी है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, ये चाहे तेलंगाना हो, जहां उनके और बीजेपी के आमने सामने का मुकाबला है वहीं वहीं कांग्रेस मजबूत है। अब कांग्रेस चाहे और जितने दावे कर ले, अब ठीक है, एक बड़ा इलाका भी उनके पास बचा है। आम आदमी पार्टी पहुंची पंजाब में, तो वहां पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया और बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई में जब तीसरा कोण आया तो कांग्रेस को नुकसान हो गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो लोकसभा की सीटों का बंटवारा है, ये कांग्रेस इंतजार कर रही है कि 5 राज्यों का रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आने के बाद निश्चित तौर पे कांग्रेस का को फायदा मिलने वाला है, तो वो उसके बाद बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ जाएगी और वो फिर अपने हिसाब से बार्गेन करेंगे। लेकिन ये जो छत्रप हैं ये भी कमजोर नहीं है। इन्होंने भी कोई समाजवाद से मजबूत हुआ है, कोई सेकुलरिज्म से पश्चिम बंगाल में मजबूत हुआ है, ये झुकेंगे नहीं। और सीटों का बंटवारा बहुत टेढ़ी खीर है। मैं तो ऐसा देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा मुझे जो लगता है कि शायद सपा और कांग्रेस को अलग अलग ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। और इस चुनाव में किसको फायदा होगा वो मुझे पता है। और वो जब गठबंधन हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। लेकिन अभी स्थितियां जो हैं वो कोई इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में अच्छे संकेत नहीं है। और जो राज्यों के चुनाव हुए उसमें भी जो संकेत आ रहे हैं, सपा पे तो हमला हो रहा है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है वहां पे, वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो ये स्थिति रहेगी।
बहुत मुश्किल है बीजेपी के सामने एक मजबूत गठबंधन खड़ा कर पाना और उस गठबंधन में एकजुटता ले आ पाना, क्योंकि एक खतरा ये भी है कि इस देश में जब भी जो गठबंधन बने हैं मजबूत कांग्रेस के खिलाफ, तो उसमें सबसे जो एडहेसिव का काम किया, फेविकोल का जोड़ बीजेपी लगाती थी। बीजेपी जब गठबंधन में नहीं थी, जिसमें उसमें वो उस तरह का फेविकोल चला नहीं, वो जल्दी टूट फाट गया। अनिल दुबे जी इस बात को अच्छे से जानते, चूंकि एक लंबी हिस्ट्री इन्होंने देखी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत टफ है। उत्तर प्रदेश में सीटों को लेके अभी से मारामारी शुरू हो गई है, चाहे वो राज्यों के चुनाव की हो, चाहे लोकसभा के चुनाव की हो। सब पार्टी अपने अपने काम कर रही है, अपने अपने उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं और अपनी मजबूती ही काम आएगी। यही मुझे लगता है सबसे बड़ी फिलॉसफी इस गठबंधन की है। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। ओपी सिंह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। विजय उपाध्याय जी, अनिल दुबे जी, मनोज यादव जी और डॉक्टर राजकुमार मौर्य जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, आखिर वो कैसे सुलझेगा। एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो ये कह रही है कि कांग्रेस वास्तविक सीटें बताए, यानी जो लिस्ट लंबी चौड़ी थमा दी है कांग्रेस ने 30 सीटों की, उस पर समाजवादी पार्टी राजी नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी उसको कांग्रेस की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल है, उसकी भी अपनी इच्छाएं अपेक्षाएं है, उसकी भी अपनी आकांक्षाएं है। वो भी उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को बड़ा करना चाहती है, लिहाजा वो भी 10 से 12 सीटें मांग रही है। ऐसे में क्या अखिलेश यादव इतनी सारी सीटें अपने खाते से निकाल करके देने की स्थिति में है या नहीं, और आगे क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि जिस तरीके की तकरार, जिस तरह की तलखियां देखने को मिल रही है घटक दलों में, उससे आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन की राह उत्तर प्रदेश में आसान नजर नहीं आती। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।